साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम कलाम एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए नए इनिशिएटिव श्रृंखला एक समाधान के तहत कलाम एकेडमी के द्वारा पूर्व में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हेतु आयोजित की गई जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज थी, उसमें पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज हम विश्लेषण कर रहे थे। और उस श्रृंखला के दौरान हमने 6-7 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है। आज हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं भारतीय संविधान सभा, संविधान का निर्माण, और इसके साथ साथ हम मौलिक अधिकारों का भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। उसके टेस्ट सीरीज में पूछे गए इन प्रश्नों का अपन विश्लेषण करेंगे और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब दूसरा नया मैटर पढ़ने से बचें आप, और इस वीडियो भी यदि आप ये देख रहे हैं तो 1.5-2 की स्पीड पे देखें इनको बार बार, ताकि आपका समय थोड़ा सा बचे। बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में किया गया पहला जो प्रयास था नेहरू रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी ये रिपोर्ट? 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है इसमें। पहला 10 अगस्त है, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, नवंबर। देखो बहुत महीने का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ साल एक की 28 है। तो पहली बात तो 10 तारीख आपको याद रखनी है, और 1928 है उसमें आया था। तो 1928 है, उसका 8 आप ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो ये अगस्त के अंदर आया था, 10 अगस्त 1928 को। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी? दरअसल अंग्रेजों ने क्या है कि हम जब सर जॉन साइमन जो थे उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत 7 सदस्यीय एक कमीशन बना था, जिसको अपन साइमन कमीशन कहते हैं। और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जबकि वो भारत की भलाई के लिए गठित किया गया था। उसका भारत में खूब विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में अंग्रेजों का एक अधिकारी था भारत सचिव बर्किनहेड। उस बर्किनहेड ने कहा कि भाई आप इतना विरोध कर रहे हो तो फिर आप संविधान बनाकर हमें दिखा दो। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत बर्किनहेड था, उसकी चुनौती को भारतीयों ने स्वीकारा, और स्वीकार करके मोतीलाल नेहरू जो थे, ध्यान रखना इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू हैं, उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत 9 सदस्यीय एक समिति बनाई, जिसको अपन नेहरू समिति कहते हैं। और उस नेहरू समिति ने पहली बार भारत का संविधान कैसा होगा इसका एक प्रोफार्मा बनाया, काफी सिफारिश की, जैसे डोमिनियन स्टेट हो गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको समाप्त करना हो गया, ऐसे बहुत से प्रावधान थे। और वो जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई थी, याद रखना, 10 अगस्त 1928 को। तो मोतीलाल नेहरू, और सदस्य कितने थे टोटल? 9 थे। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन सा अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें है मई 1934 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पटना में, याद रखना, पटना में हुई बैठक में संविधान सभा के गठन की मांग की गई, जो कि संविधान सभा के गठन की प्रथम आधिकारिक मांग थी। यानी कांग्रेस ने सबसे पहले मांग है वो मई 1934 में, मई के अंदर की थी। ठीक है। दूसरा, संविधान सभा के गठन की भारतीय मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड लिनिलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। तो ये भी बात सही है इसके अंतर्गत। तो पहली बार कांग्रेस ने मांग तो की थी पटना के अंदर मई 1934 में, एकदम से सही बात है। यानी कांग्रेस पार्टी, किसी दल ने कब की थी मांग? और अंग्रेजों ने पहली बार ये कब स्वीकार किया था कि भारतीयों को संविधान निर्माण देंगे? तो जाहिर सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया था और अंग्रेज हार की कगार पे आ गए थे, तो उन्होंने भारतीयों को युद्ध में धकेलने के लिए एक छोटा सा प्रस्ताव दिया था कि जैसे ही आप हमारी सहायता करोगे तो युद्ध समाप्ति के पश्चात हम आपको संविधान निर्माण करके देंगे। और ये प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको अगस्त महीने में पेश किया गया, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो ये संविधान निर्माण की पहली बात अंग्रेजों ने 1940 के अंदर स्वीकार की थी। वैसे अपन थोड़ा सा भारत के संविधान की मांग का और अंग्रेजों के द्वारा संविधान बनाने तक के सफर को यदि देखें तो मैं आपको 2 मिनट में शॉर्ट रिवाइज करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले भारत के संविधान को लेकर मांग करने वाले व्यक्ति का नाम है 1895 के अंतर्गत है वो स्वराज विधेयक के अंतर्गत है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। उसके बाद में गांधी जी ने भी 1921 के अंतर्गत 20-21 के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के दौरान काफी संविधान से जुड़े हुए हैं, हालांकि सीधा नाम नहीं था, लेकिन ऐसी व्यवस्था की मांग की थी कि भारतीय संविधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मिलता जुलता होना चाहिए। फिर नेहरू समिति ने 1928 के अंतर्गत है वो पहली बार संविधान की मांग की थी। कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 के अंतर्गत, उसमें भी सबसे पहले वो संविधान सभा के बारे में है वो चर्चा हुई थी।
और यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो उस व्यक्ति का नाम है एम.एन. रॉय, और उसने 1934 के अंतर्गत है वो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और कांग्रेस ने सबसे पहले कब की थी, तो याद रखना 1934 के अंतर्गत की थी। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी मांग, तो उन्होंने 1938 के अंतर्गत मांग की थी। लेकिन उस मांग में एक विशेषता थी कि संविधान सभा है उसका जो चुनाव है संविधान सभा के सदस्यों का, वो चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार के ऊपर चुनी हुई एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया जाना चाहिए। फिर 1940 के अंतर्गत 8 अगस्त 1940 को सबसे पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया था प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ, हम आपका एक संविधान निर्माण करके देंगे। हालांकि युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने हमको लॉलीपॉप ही दिया, क्योंकि उन्होंने संविधान निर्माण करने और आज़ादी देने से मुकर गए थे। हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा था 3-4 साल बाद में। फिर 1942 के अंतर्गत, मार्च 1942 के अंतर्गत वो क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, उसको मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। और आखिरकार कैबिनेट मिशन आया था आपका 24 मार्च 1946 को, उसकी सिफारिश के आधार के ऊपर है वो सबसे पहले भारत के अंतर्गत है वो संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें थी, आप याद रखना, इनको काम में आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, तो एकदम से सही बात है भाई, आगे विस्तार से अपन बात करेंगे। ब्रिटिश प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा गया था, ए बी सी, ये भी सही बात है। ए के अंतर्गत था आपके सामान्य वर्ग था, बी के अंतर्गत आपका मुस्लिम वर्ग था, और सी के अंतर्गत अपना है वो सिख वर्ग था। तो 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया था। ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीटों का प्रावधान किया गया था। इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला लग रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत है, आगे अपन बात करेंगे क्या गलत है इसमें। और देशी रियासतों के लिए 93 सीटों हैं वो रखी गई थी। तो अपन पूरा इसका है वो काला चिट्ठा खोल देते हैं, देखो क्या है, ध्यान से देखना। देखो, एक सबसे पहले मिशन आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन, और ये मिशन आया था आपका 23 मार्च को आया था, लेकिन दिल्ली पहुंचा था ये 24 मार्च को 1946 को। और इसकी सिफारिशें हैं वो प्रकाशित हुई थी, याद रखना, ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है, 16 मई 1946 को, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष था वो था पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। और जो सदस्य थे वो 2 सदस्य और थे इसके अंतर्गत, ये 3 सदस्य था टोटल। एक तो आपका स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और एक था आपका एवी अलेक्जेंडर। ये आपको बातें अच्छे से पता है। इस कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि पहली बात तो इसने कही थी कि 10 लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर कितनी सीट होगी, 1 सीट। तो पहला कथन तो अपना यहां सत्य हो गया कि संविधान सभा में सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया था, जनसंख्या के आधार पर। आगे देखो, इसने टोटल सीटें बताई थी हमें 389, कि संविधान सभा में टोटल सीटें कितनी होंगी, 389। 389 इनका ब्रेकडाउन करते हैं अपन। इसने कहा कि 292 सीटें तो सीधी ब्रिटिश प्रांतों से होंगी, ठीक है, और 93 जो सीटें हैं वो अपनी देशी रियासतों से होंगी। कौन सी रियासतों से होंगी, देशी रियासतों से होंगी। और 4 सीट इसने क्या कहा कि चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र से होंगी, चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र। और टोटल आप इनको मिलाओगे तो ये 389 हो जाएंगी। 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र कौन से थे, तो इसके लिए मैंने आपको क्लास में काफी बार शॉर्ट ट्रिक बताई है, ABCD। ए अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो इन्होंने सबसे पहले कितनी सीटें बताई थी, 389। 292 ब्रिटिश प्रांत यानी जिन पे सीधा अंग्रेजों का कब्जा था। 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र, आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्तमान वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। 93 देशी रियासतें जिनके ऊपर राजाओं का नियंत्रण था, तो ये इन्होंने सिफारिश की थी। इसके अंतर्गत 292 + 4, ये टोटल सीटें हुई आपकी 296। इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया था आपका, 213
79 और 4, ये 213 तो सामान्य वर्ग के लिए सीटें थी, 79 मुस्लिमों के लिए थी, 4 सिखों के लिए सीट थी। तो कितने वर्गों में बांट दिया? 3। यही बात इस ऑप्शन के अंतर्गत लिखी गई है। ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीट थी, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत गलत है, क्योंकि 292 के साथ साथ 4 थे, इनके ऊपर भी अंग्रेजों का कब्जा था। तो टोटल सीटें कितनी थी? 296। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत क्या हो गया? आपका गलत हो गया। और देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें थी? तो मैंने आपको बता दिया, देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें थी? 93 सीटें थी। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। इसकी सिफारिशों के आधार के ऊपर ये वो संविधान सभा का गठन हो गया था, बाद के अंतर्गत है वो। और 389 सीटें, तो ये कब बात कर रहे हैं अपन? जब हमारा है वो देश विभाजित नहीं हुआ था। जब देश विभाजित हो गया था अपना 15 अगस्त 1947 को, तो 389 से सीटें घटकर है वो, याद रखना, कितनी हो गई थी? 299 सीट हो गई थी। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना अपना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार महिलाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में सम्मिलित एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन सी थी? देखो, संविधान सभा में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो देसी रियासतें और एक है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश प्रांत वाले थे, इनका तो होना था निर्वाचन, यानी इनका तो होना था क्या? चुनाव। और ये बाकी जो आपके बच के देसी रियासतें, यहां से चुनाव नहीं होते थे, क्योंकि यहां राजा है, तो यहां चुनाव न होकर क्या होते थे? मनोनीत होते थे। और चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से हुआ था, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? एकमात्र कैसे सदस्य? मनोनीत सदस्य पूछा है इन्होंने। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। दक्षयानी बेलायुवन, बेगम एजाज रसूल हो गई, अम्मू स्वामीनाथन हो गई, एनी मस्करीनी होंगी। तो बिना टाइम खराब करिए अपन इसके ऊपर सीधा आते हैं, एनी मस्करीन। ठीक है, अब महिलाओं से जुड़ा हुआ सारा ही मैंने डाला, इसमें आप देख लेना अच्छे से। पहली बात तो संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो याद रखना कितनी है? 15 महिलाएं थी। ठीक है, ये आरपीसी ने अब मान लिया है, 12-13 का विवाद नहीं रहा है, टोटल 15 महिलाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, इसको याद रख लो। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, इसको आप याद कर लो। हंसा मेहता कौन थी? इन सभी 15 महिलाओं की नेतृत्व करता थी, याद रखना, हंसा मेहता। और संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला भी हंसा मेहता थी। फिर 2 ऐसे आप याद कर लो, कमला चौधरी और मालती चौधरी। अपना राजस्थान से थोड़ा सा रिलेट कर लो, हालांकि ये राजस्थान से नहीं थी। ठीक है, फिर विजय लक्ष्मी पंडित को याद कर लो थोड़ा सा, ये नेहरू जी की बहन थी। फिर राजकुमारी अमृत कौर को याद कर लो, ये हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, याद रखना, महिला थी, ये पंजाब से आती थी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन बेगम एजाज रसूल की। तो ये याद रखना, संविधान सभा की एकमात्र कौन सी थी? मुस्लिम महिला सदस्य कौन सी थी? तो याद रखना, बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था कि संविधान सभा में, हाँ यहां भी थोड़ी जानकारी है, उसको भी पढ़ लो, कि संविधान सभा में सबसे अंत में शामिल होने वाली सदस्य है वो कौन थी? एनी मस्करीनी थी, अपन ऑप्शन किया है। और 29 दिसंबर 48 को, ये तारीख मत याद रखना। एनी मस्करीनी एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य थी। मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की जो सदस्य एक तो निर्वाचित हो सकते थे, वो तो ब्रिटिश क्षेत्रों से, और मनोनीत हो सकते थे, यानी कहां से थे? देसी रियासतों से थे, यानी राजाओं से थे। तो इसकी रियासत कौन सी थी वो भी आप याद रखना, त्रावणकोर कोची का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। और अन्य समस्त महिलाएं वो क्या थी? निर्वाचित थी आपकी। अगला क्या है? संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी, जो मुस्लिम लीग की सीट पर कौन से प्रांत से आती थी? संयुक्त प्रांत से निर्वाचित होकर संविधान सभा की सदस्य बनी थी। लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिए जाने के कारण वह शुरुआती बैठकों में भाग नहीं ले पाई। लेकिन भारत के विभाजन के बाद वह पाकिस्तान के अंदर नहीं गई, वह भारत में रहते हुए सदस्य बनी। और याद रखना, 14 जुलाई 1947 से संविधान सभा की बैठकों में भाग लिया। और एक अच्छा क्वेश्चन और है, मैंने आपको पूछा होगा, दक्षयानी जो वेलायुधन आपकी पहले ऑप्शन के अंतर्गत है, दक्षयानी वेलायुधन जो है, ये पहली दलित एकमात्र दलित सदस्य थी। ठीक है, बाकी ये 15 नाम थोड़ा सा आप देख लेना, इनको पूर्णिमा बनर्जी, दुर्गाबाई वगैरह को, हालांकि मैंने आपको बता दी है, फिर भी आप देखना थोड़ा सा इनको। तो एकमात्र मनोनीत कौन थी? एनी मस्करीनी। एकमात्र आपकी मुस्लिम कौन थी? बेगम एजाज रसूल हो गई। और एकमात्र दलित कौन थी? तो याद रखना, दक्षयानी वेलायुधन। और बेगम एजाज रसूल चुनी कौन सी पार्टी से गई थी? मुस्लिम लीग से। तो महिलाओं का क्वेश्चन काफी बार आते हैं। और एक आपके नोट्सों में राजस्थान से जो सदस्य हैं वो भी आप थोड़े से देख लेना, काफी बार वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें किस प्रांत से सर्वाधिक सदस्य उपस्थित रहे? बताइए।
संयुक्त प्रांत, मद्रास प्रांत, पश्चिम बंगाल और बम्बई प्रांत। तो इसमें याद रखना सबसे बड़ी रियासत तो थी संयुक्त प्रांत, लेकिन पहली बैठक में किससे सर्वाधिक सदस्य उपस्थित रहे, इसने ये नहीं पूछा है कि किस प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य आते थे, इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि पहली बैठक में उपस्थित किसके रहे। तो सदस्य तो ज्यादा संयुक्त प्रांत के हैं, लेकिन इसका याद रखना सही आंसर क्या है, मद्रास प्रांत है, सबसे ज्यादा है वो। आने वाले जो सदस्य थे उस दिन कौन सी प्रांत के थे, मद्रास प्रांत। तो मैंने आपको बताई दो प्रांत थे, आप दो प्रकार के क्षेत्र थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे और एक थे आपके कौन से, देशी रियासतें। यहां से काफी बार आपके आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, फेवरेट है उसका याद रखना है। ब्रिटिश प्रांत थे, अपने 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में सबसे ज्यादा सीटें कौन से प्रांत की थी, तो आपको याद रखना संयुक्त प्रांत की। और संयुक्त प्रांत की याद रखना सीटें कितनी थी, 55। लेकिन सबसे पहली जो बैठक थी उसमें उपस्थित किस प्रांत के हुए थे, मद्रास प्रांत के। और वैसे मद्रास प्रांत की टोटल सीटें कितनी थी, तो आपको याद रखना है 49। देशी रियासतों की यदि अपन बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो हैदराबाद रियासत की थी, कितनी, 16। लेकिन आपको पता हो तो हैदराबाद रियासत है वो तो लास्ट तक भारत के साथ लफड़े कर रही थी, तो वो क्या है, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए संविधान सभा के अंतर्गत है वो सबसे ज्यादा सीटों वाली अपन सीट है वो किसके पास थी, मैसूर के पास, याद रखना। और उनके पास कितनी थी, 7। मैसूर में भी 6 आता है और 7 में भी 6 आता है, इसे थोड़ा सा रिलेशन करके याद कर सकते हो आप। फिर अपन थोड़ा सा यही डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक के अंतर्गत और क्या क्या हुआ था। तो आपको थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं। देखो पहली बात तो पहली बैठक वो कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली बैठक के अंतर्गत क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष है वो सामान्यतः फ्रांस से हमने एक प्रेरणा ली कि सबसे जो वरिष्ठ सदस्य है उसको अपन अस्थायी अध्यक्ष बना देंगे। और सबसे पहले है वो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखना, 1 मिनट रुको मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष हमने है वो फ्रांस से प्रेरणा लेकर है वो जेबी कृपलानी की सलाह के ऊपर है वो आगरा के ऊपर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको हमने क्या बनाया, अस्थायी अध्यक्ष। कब बनाया, 9 दिसंबर 1946 को। ये पहली बैठक थी, याद रखना। और इसमें पहली बैठक में कितने सदस्य आए टोटल, तो आपको याद रखना कितने सदस्य आए, 207 आए। फिर दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक हुई, हाँ, पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया हमने, सच्चिदानंद सिन्हा को। इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति था उसको उपाध्यक्ष बना दिया निर्विरोध, फ्रैंक एंथोनी। और याद रखना यह वो अस्थायी उपाध्यक्ष नहीं था, स्थायी उपाध्यक्ष नहीं था, कैसा था, अस्थायी उपाध्यक्ष था। फिर अपनी दूसरी जो बैठक हुई थी वो कब हुई, 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर 1946 को अपन ने क्या किया, 10 दिसंबर 1946 को अपन ने क्या कहा, भाई अस्थायी अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा, हमें कैसा बनाना पड़ेगा, स्थायी अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो स्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए हमने वो इस दिन नामांकन है वो दाखिल किए सारे के सारे, लेकिन एक ही व्यक्ति का नामांकन है, उनका नाम आपको बताइए, सबसे प्रसिद्ध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगली जो तीसरी बैठक थी आपकी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को वो अपनी है वो संविधान सभा को निर्विरोध अध्यक्ष मिला। कैसा अध्यक्ष मिला, निर्विरोध। और सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी आपको पता होना चाहिए, तो कौन बने, राजेंद्र प्रसाद, बिहार से संबंध रखते हैं, ये आपके क्या बने, अध्यक्ष। और इसके बाद में है वो अपने उपाध्यक्ष किसको चुना, तो उपाध्यक्ष आपको पता ही है हमारी संविधान सभा के 2 रहे थे, एक तो एच.सी. मुखर्जी और एक आपके वी.टी. कृष्णाचारी, ये आपने सबने पढ़ाई। संवैधानिक सलाहकार कौन रहे थे, बी.एन. रावत रहे थे। संविधान सभा में सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, वक्ता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, जेबी कृपलानी थे। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसके अलावा भी और चीजें काफी आप याद रख सकते हैं। तो दोबारा याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसमें वो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। और इन्होंने अस्थायी उपाध्यक्ष किसको चुना, फ्रैंक एंथोनी को। फिर अगली जो तारीख इसमें सबसे पहले टोटल है वो कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों की सिफारिश की थी, 389। लेकिन पहली बैठक में उपस्थित कितने हुए थे, याद रखना 207। और एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन और है जो आपकी थोड़ा सा बुकलेट में गलती से छप गया था, उसको सुधार कर लेना, कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें उपस्थित होने वाली महिलाओं की सदस्य संख्या 9 न होकर याद रखना कितनी है, 10। वो मिस प्रिंट हो गया था, 9 नहीं थी, याद रखना इसमें कितने हैं, 10। वैसे खान सर के चैनल पे आपने देखा होगा,
उन्होंने बताया भी अच्छे से, इसको याद रखना कितने हैं 10। और 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। इसमें निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया, आपके राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा अगली जो बैठक हुई थी अपनी हुई थी 13 दिसंबर को। ये सब आपको बातें पता ही है। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू के द्वारा वो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था कि अस्थायी उपाध्यक्ष सभापति किसको चुना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किस आधार पर चुना गया, तो याद रखना वरिष्ठता के आधार पर। अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को इनके द्वारा चुना गया था। अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और हमारी संविधान सभा में उपाध्यक्ष कितने थे, 2 थे। एक तो एच.सी. मुखर्जी थे, दूसरे आपके वी.टी. कृष्णाचारी थे। और हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव। और हमारे संविधान का सबसे पहले प्रारूप भी तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, संवैधानिक सलाहकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद थे 240। और हमारी संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, एच.वी.आर. अयंगर। याद रखना सचिव कौन थे, एच.वी.आर. अयंगर। काफी छुपा हुआ फैक्ट है। और प्रवक्ता कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे पहले बोलने वाले वक्ता कौन थे, तो वो आपको याद रखना है कौन थे, जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कुछ देशों से प्राप्त शुभकामना संदेशों का वाचन किया था। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। भाई हर देश था, उसने अपने को ग्रीटिंग भेजी थी कि बधाई हो, आपने संविधान सभा वगैरह बना ली वगैरह। तो काफी देश थे जिन्होंने संदेश पत्र भेजे थे, जिसमें से अमेरिका ने भी भेजा था, चीन ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन हम जिनसे आजादी पा रहे थे उन्होंने हमको वो शुभकामना संदेश नहीं भेजा था। ये आपको लगेगा कि यार ब्रिटेन ही तो हमारे संविधान का निर्माण कर रहा है, कैसे नहीं भेजेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं वो सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ब्रिटेन ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी, बताइए। 114, 141, 167 और 165। बड़ा नजदीकी सा ऑप्शन है, आपको बता देता हूं, टाइम खराब नहीं करते हैं। 141 बैठक। हम 30 अगस्त को पढ़ रहे हैं अपन, सॉरी 31 अगस्त को, तो अभी पास ही 2 दिन पहले 29 अगस्त थी। और 29 अगस्त को याद रखना है वो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का नाम आया तो इसको जल्दी से अपन रिवाइज कर ही लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार है वो प्रारूप समिति ने किया था, नहीं किया था प्रारूप समिति ने। सबसे पहला प्रारूप तैयार किसने किया था, याद रखना हमारे संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे, बी.एन. राव, है ना, बेनेगल नरहरि जो राव थे, उन्होंने है वो सबसे पहला प्रारूप तैयार किया था। और उसमें 240 तो अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, 13। लेकिन फिर हमने क्या किया, इस प्रारूप पर विचार किया, किस प्रारूप के ऊपर, जो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और संविधान का व्यवस्थित और सुनियोजित प्रारूप तैयार करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा, ये एक आरपीसी ने बड़ा ही गंदा क्वेश्चन पूछा हुआ आपके, इसलिए डाला है कि किसकी सिफारिश के ऊपर प्रारूप समिति का प्रस्ताव रखा था गठन का। तो सत्यनारायण राव ने प्रारूप समिति के गठन का क्या रखा था, प्रस्ताव। और संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और दूसरा, प्रारूप समिति के अंतर्गत है वो अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना है कितने थे, 7। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष, याद रखना, प्रारूप समिति का गठन कब हो गया, 29 अगस्त को। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को कब चुना गया, तो याद रखना 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्यों के द्वारा निर्विरोध रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या चुना गया, सभापति चुना गया। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम के अंदर पूछा गया। 7 सदस्य। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति थी उसमें कांग्रेस के सदस्य कितने थे, तो इसमें कांग्रेस के सदस्य आपने एक ही थे, पहले के.एम. मुंशी और बाद में अपने वो डीपी खेतान है, इनकी मृत्यु होने के बाद में जो आए थे टी.टी. कृष्णाचारी, ये भी कांग्रेस के थे। तो मूलतः एक ही कांग्रेसी था, के.एम. मुंशी। अपन 7 सदस्यों की भी बात कर लेते हैं। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गया आपका, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मिंतर आपका, इनके इस्तीफा देने के बाद में एन माधव राव बने थे। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में टी.टी. बना था आपका, ठीक है। और 30 अगस्त को वो भीमराव अंबेडकर जी क्या बने थे, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला देखते हैं, संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सी महिला सम्मिलित नहीं थी। ये हम महिलाओं पे अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, 15 की चर्चा कर चुके हैं। हाँ तो बताओ,
पूर्णिमा बनर्जी तो थी, अमू स्वामीनाथन भी थी, रेणुका राय भी थी, लीला राय भी थी। राय से अपन ने 2 याद किया था, और कमला चौधरी, मालती चौधरी से 2 याद किया था। ये गायत्री देवी नहीं थी, लेकिन गायत्री देवी आपके पॉलिटी उसमें आ सकता है वैसे क्वेश्चन। बताओ गायत्री देवी कौन थी? तो याद रखना, गायत्री देवी राजस्थान की तरफ से लोकसभा के अंतर्गत निर्वाचित होने वाली पहली सांसद थी। लोकसभा की पहली महिला सांसद राजस्थान की कौन थी? गायत्री देवी। वर्तमान में जो हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, दिया कुमारी जी हैं, सॉरी, उनकी दादी थी गायत्री देवी। ठीक है, और स्वतंत्र पार्टी से इनका संबंध रहा हुआ है, काफी बैक किया था स्वतंत्र पार्टी को। राजस्थान में पहली बार कांग्रेस का चुनौती देने वाला जो दल बना था वो स्वतंत्र पार्टी बनी थी आपकी, कृपात्री जी महाराज की जो पार्टी थी आपकी। और गायत्री देवी, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं यही पूछ लेता हूं आपका कि राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी, या राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? तो उनका नाम क्या है? शारदा भार्गव, और वो 1952 में राजस्थान की तरफ से राज्यसभा के अंदर चुने जाने वाली सदस्य थी, यानी पहली राज्यसभा में गई थी वो। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया। अगला देखिए, नीचे दिए गए अभिकथन जिनमें से एक को अभिकथन ए, अन्य को आर तर्क कहा गया। छोड़ो, हाँ, अभिकथन ए है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कि भाई संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, यानी अर्ध संघात्मक है। बताओ किसने कहा था? तो ये ऑप्शन तो सही है ना, आपके केसी वेयर ने कहा था। ठीक है, केसी वेयर ने क्या कहा था? अर्ध संघात्मक है भारत का संविधान। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? भारत का जो संविधान है वो सहकारी संघवाद के ऊपर आधारित संविधान है। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने भी एक प्रकार से अर्ध संघात्मक का ही सही टेक दिया था। उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि सामान्य जो परिस्थितियां हैं उनमें भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक। लेकिन जब आपातकालीन परिस्थितियां आती हैं तब भारत का संविधान कैसे हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। अगला इसमें ऑप्शन, इसका तर्क है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक, यानी दोनों ही हैं, मतलब इसके वो स्वरूप हैं। तो ये इसका है वो तर्क सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही है, वो व्याख्या करता है। तो अर्ध संघात्मक किसने कहा था? केसी वेयर ने। सहकारी संघवाद ने किस कहा था? आपके ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और मॉरिस जॉनसन ने क्या कहा था? सौदेबाजी का ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में तो कैसा है? संघात्मक, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक। तो इसका ऑप्शन सही ए होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है? बताओ कौन सा कार्य है? यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। बिल्कुल देता है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर हमको मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उनकी गारंटी भी देता है। उनकी रक्षा करने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए हैं हमने। 32 और 226 आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय वो इनकी रक्षा करता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र को रेखांकित करता है। भाई केंद्र का अलग काम है, राज्यों का अलग काम है, दोनों कुछ काम मिलके करते हैं। समवर्ती सूची वगैरह है वो 7वीं अनुसूची के अंदर हमने बना रखा है। तो ये कथन भी सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। देखो संविधान के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं लिखा हुआ है कि सत्ता के अंतर्गत बुरे लोग आए। तो इससे डायरेक्ट शब्दावली नहीं है। हालांकि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसमें अच्छे लोगों के राजनीति में प्रवेश सूचिता की बात जरूर की गई है, लेकिन वो डायरेक्ट संविधान से संबंधित नहीं है। अगला है, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। कैसे मूल्यों की? साझे मूल्यों की। तो ये भी इसके अंतर्गत कथन है, सही है। तो ए, बी और आपका डी होगा, और इसमें सी नहीं आएगा। देख लो कौन सा है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखना क्वेश्चन। हाँ, तो भारतीय संविधान की विशेषता आपके सिलेबस का अलग से पॉइंट है, तो मैंने इसके अंतर्गत वो एक जगह लिख दिया है। तो थोड़ा सा अपन फास्ट इसको है वो देख लेते हैं क्या क्या संविधान की विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे विशाल संविधान है भाई। 395 अनुच्छेद तो बनते समय जोड़ दिए थे, अब तो 465 70 से ऊपर चले गए हैं। लिखित और निर्मित संविधान है हमारा, लिखा हुआ संविधान है भाई, सीधी सी बात है। संसदीय शासन व्यवस्था है, संसद है ही, उसके अंतर्गत लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल हमारे संविधान को सर्वोच्च बनाने के लिए समय समय के ऊपर है वो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता रहता है। काफी बार आपने सुना होगा। पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है हमारा, बिल्कुल हमारी विदेश नीति का निर्धारण हम खुद करते हैं। पाकिस्तान की तरह भिखारियों की तरह उनकी तरह वो हमारे फैसले है वो अमेरिका के अंदर बैठकर उनका राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, हमारे फैसले हैं वो हमारी संसद करती है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, हमारी जनता जिसको वोट देती है वो करता है। ठीक है, यही तो अंतर है हमारे रूल में। लोकतंत्र भी है भाई, चुनाव है, जैसा भी है, थोड़ी बहुत कमियां हैं जो भी हैं, लेकिन है लोकतंत्र काफी लंबा है
और सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, ये भी खास बात है। 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ लोकतंत्र है। गणतंत्र भी है क्योंकि हमारे जो देश के मुखिया हैं, राष्ट्रपति जो हैं अपने हैं, वो उनका चुनाव वो जन्मजात वंश वगैरह नहीं, उनका चुनाव होता है। काफी बार आपको बताइए। पंथ निरपेक्षता भी है भाई, बिल्कुल है। और पंथ निरपेक्षता को एसआर बम्बई विवाद जो वाद था 1993-94 उसके अंतर्गत वो संविधान का मूल ढांचा भी घोषित किया गया है। संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता है उनका समन्वय। बिल्कुल ही अच्छा पॉइंट है कि संसद भी है वो टॉप नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय भी टॉप नहीं है, दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो कई बार है वो संसद है वो ऐसे कानून बना देती है, उनको सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर देता है, जैसे एनजेसी बनाया था अपन ने। और कई बार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसलों को है वो संसद परिवर्तित कर देती है। तो हमने किसी को सर्वोच्च नहीं बनाया, संविधान को सर्वोच्च बनाया है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तीसरा, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संविधान में कुछ प्रावधान तो आसानी से वो संशोधित हो जाते हैं और कुछ प्रावधान हमने बहुत कठिन कर रखे हैं। एकात्मक और संघात्मक शासन का समन्वय, इससे पहले हम थोड़ी डिस्कस कर चुके हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, बिल्कुल जैसे भी है, हालांकि आरोप लगते रहते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने तो इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष ही माना था। ये अलग बात है कि 15-15 करोड़ रुपए के जले हुए नोट हमारे न्यायाधीशों के घर से मिल रहे हैं, बल्कि बड़ी चिंता का विषय है, बट हमारे संविधान निर्माताओं ने तो स्वतंत्र और निष्पक्ष ही सोचा था। एकीकृत न्यायपालिका है हमारी। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये है कि राज्यों के अलग से कोर्ट नहीं है कि राजस्थान का अलग से कोर्ट हो गया कि कोई राजस्थान उच्च न्यायालय है, मतलब नाम है वो, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वो राजस्थान सरकार के अधीन काम करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है सीधा का सीधा, इसलिए इंटीग्रेटेड है हमारी। राज्यों का कोई स्पेशल यानी अकेले राज्यों के प्रावधानों के लिए, एक राज्य की क्षेत्र सीमा के लिए जरूर काम करता है, लेकिन उसकी जो उसके न्यायाधीशों का चुनाव वगैरह है वो राज्य सरकार नहीं करती है, वो कौन करता है? अपना केंद्र सरकार के राष्ट्रपति करते हैं। वो किसकी सिफारिश पे करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पे। तो इंटीग्रेटेड है। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार बिल्कुल है भाई, 18 साल से ऊपर के सभी वर्ग के, सभी धर्म के, जाति वर्ग के है वो लोगों को है वो वोट डालने का अधिकार है। एकरी नागरिकता है, हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी लेकिन समाप्त हो गया। आपातकालीन उपबंध भी है 352 से लेकर 360। मौलिक अधिकार आपके सिलेबस में ही, आपने सिंपल सी बातें पढ़ लेना, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इनमें हम। चंपक दोहराई राजनवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों से था? तो ये क्वेश्चन आपकी दरअसल टेस्ट सीरीज में था, लेकिन इसका आंसर हमने गलत दे दिया था, तो इसको आप सुधार कर लीजिए थोड़ा सा। इसका फैक्चुअल एकदम से आपको तभी पता होगा जब आपने इसको अच्छे से देखा है। तो इसका ये तीनों सही है, 15, 29 और 16, और उल्टा आप 16 भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं। इसका प्रूफ मैंने डाल दिया आगे। चंपक दोहराई राजनवाद क्या है पहले तो ये बता देता हूं आपको, वरना आप कहोगे है क्या ये। तो देखो चंपक दोहराई जो आपका वादन, हाँ लिखा हुआ है ना, देखो श्रीमती आपके चंपक दोहराई राजन एंड अनोदर जो आपके पिटिशनर हैं आपके, ठीक है। क्या है, देखो क्या हुआ था कि तमिलनाडु की जो सरकार थी, वर्तमान में मद्रास, पहले मद्रास हुआ करता था, उसने अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि एससी और एसटी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार है वो विशेष कार्यक्रम चला सकती है, विशेष कदम उठा सकती है। मद्रास सरकार ने उस अनुच्छेद का हवाला देते क्या किया कि जो मद्रास क्षेत्र के अंतर्गत गैर ब्राह्मण लोग जो थे उनको शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दे दिया, और ये जो श्रीमती थी उनको इस आरक्षण का क्या हो गया नुकसान। इनके आरक्षण प्राप्त करने वालों व्यक्तियों से ज्यादा नंबर थे और ये कोर्ट चली गई। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, सरकार के आरक्षण देने के फैसले को क्या कर दिया था, उसमें रद्द कर दिया था। बाद में चलकर सरकार को संशोधन करना पड़ा संविधान के अंतर्गत, और 15(4) जोड़ा था, है ना, उसके अंतर्गत है वो SC ST वगैरह को वो आरक्षण देने का प्रावधान आपने पढ़ा होगा सिलेबस के अंतर्गत। अब तो EWS को भी मिलने लग गया। तो इसमें साफ साफ लिखा गया आपके, सॉरी 16 नहीं था वो, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन क्या लिखा हुआ है ना। देखो ये लिखा हुआ आपके 14, 15, 1, 29 और 46, तो 4 है। और देखो क्वेश्चन सीधा सा क्या है कि चंपक दोहराई राजनवाद का संबंध निम्नलिखित में से किनसे है, तो संबंध ही पूछा है सिर्फ इसमें। तो इसमें आपके 14, 15, 29 और 46 आपके क्या आएंगे, चारों आएंगे। हमने इसमें ये मान रखा है, थोड़ा सा देख लेना आप इसको। अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस फैसले में निर्णय दिया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। बताओ आप,
आपने नोट्स में काफी बार पढ़ा होगा। तो सीधा सा इसका आंसर आपको पता ही होगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक जो राज्य का वाद है आपका, उसके अंतर्गत है वो। सबसे पहले है वो शिक्षा पाने का अधिकार है, उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार माना है। बाद में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो इसको संविधान का हिस्सा भी बना दिया गया, आपको पता ही होगा सबको। मिनर्वा मिल्स बनाम क्या है, तो इसके अंतर्गत वो जो केशवानंद भारती मामला था उसको ही दोबारा रिपीट किया गया था कि भाई संविधान में संशोधन करने को लेकर है वो संसद के पास असीमित शक्तियां नहीं है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती सरकार है वो। और गोपालन बनाम जो मद्रास राज्य, पहली बात तो ये मद्रास राज्य नहीं है, भारत संघ है। इस एन के गोपालन वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, आपने पढ़ा होगा कि इसने पुष्टि की थी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा। जैसे 1978 के अंतर्गत वो मेनका गांधी वाद के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया था, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषा दी गई थी। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये सारी चीजें, मैंने ये डाल दिए हैं इसके अंतर्गत वाद, देख लेना आप थोड़ा सा। जो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला विवाद है आपका 1976 का, उसका संबंध है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका और देश स्वतंत्रता से। मोहिनी जो जैन वाद अपन ने अभी पढ़ा है उसके अंतर्गत 1992 में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। उन्नीकृष्ण वाद है उसमें भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ये 1993। और MC मेहता 1991 और 1998 में स्वच्छ आपको जो वातावरण वगैरह का अधिकार है वो भी इसके अंतर्गत मिला था। ज्ञान कौर वाद 1996 में, उसमें जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, आपका जो जीने का अधिकार है उसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। और विशाखा गाइडलाइन में तो आपको पता ही 1997 के अंदर कार्यस्थल के ऊपर यौन उत्पीड़न से जुड़ी गाइडलाइन जारी की थी। और आजीविका जो विवाद है, ओल्गा टेनिस विवाद 1987 है। विदेश जाने का अधिकार आपको है मेनका गांधी 1978। आपकी आरपीसी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, इसलिए मुकदमे देख लेना थोड़ा सा, आपकी बुकलेट में दिए गए हैं। मुरली देवड़ा वाद 2001 के अंतर्गत धूम्रपान निषेध सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, काफी बार आपने स्कूल में यदि सरकारी में गए हो तो पता होगा आपको। निजता का अधिकार, हाँ ये आजकल ट्रेंडिंग में है। केएस पुट्टा स्वामी वाद 2017 के अंतर्गत वो निजता का अधिकार है आपका। और नवतेज सिंह जौहर वाद 2018 के अंतर्गत यौन स्वायत्ता है ना, और यौन अधिकार, यौन साथी चुनने से जुड़ा हुआ धारा 370 को समाप्त करने वाला। और सबरीमाला वाद 2018 मंदिर में स्त्री पुरुष को समान है। और शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ वाद 2018 में ओनर किलिंग के ऊपर प्रतिबंध से जुड़ा मामला है। तो इनका रिवीजन करना आप थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को अपन क्या कहा जाता है। तो यदि आपने अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो उसमें 5 प्रकार की रिट हैं आपके। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, आपके अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उनमें से ही एक रिट है जो कहती है कि कार्यपालिका से कहा जाता है, कार्यपालिका को आदेश देती है कि ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यानी शक्तियों से बाहर नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका मेंडामस नहीं है, वैसे मेंडामस है, और उसको हिंदी में अपन कहते हैं परमादेश। ठीक है, वैसे मैंने 5 रीट यहाँ डाल दी, आप देख लेना थोड़ा सा। पहली रीट आपको पता ही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या होती है। किसी को अपन बंदी वगैरह बना लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है वो या हाई कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है 32/226 के तहत कि भाई उसको सहशरीर आप कोर्ट के सामने एक निश्चित समय के अंतर्गत प्रस्तुत करें। और ये आपको पता हो तो ब्रिटेन से ली गई है। एक है परमादेश मैंडमस, इस रीट के द्वारा न्यायालय कर्तव्य पालन न करने वाले अधिकारी को ऐसा करने का आदेश दे देता है। मान लो आप ड्यूटी फिल नहीं करते हो आपकी, तो आपके ऊपर है वो न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। प्रतिषेध, जब किसी न्यायालय के अंदर, याद रखना प्रतिषेध है ना, इसमें थोड़ा सा देखना आप अच्छे से कि यह कब जारी की जा रही है, तो मामला जब चल रहा होता है ना कोर्ट में तब। और उत्प्रेषण जो रीट है वो तब की जाती है जब निर्णय हो चुका है ना। ठीक है, तो परमादेश जब आप आदेश का कोई कार्मिक पालन नहीं करता है। और प्रतिषेध प्रोहिबिशन मना कब करते हैं, जब मामला चल ही रहा है तब मना करेंगे भाई। अब किसी ने फैसला दे ही दिया तो उसको मना क्यों करेंगे, फिर तो उससे मनवाएंगे। तो उत्प्रेषण आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यह रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। इस मामले में कार्रवाई नहीं करें क्योंकि वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यदि मामला किसी न्यायालय के अंतर्गत है, वो कोई मामला जाता है और यदि उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं है तो उच्च न्यायालय जो है या उससे बड़ा जो न्यायालय है उसको अपने पास मंगवा सकता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, और ये मामला जब चल रहा है तब जारी की जाती है प्रतिषेध। और ये खासकर न्यायिक
जो न्यायकर्मी है, न्यायालय है, उनके अंतर्गत ही चलती हैं दोनों रिटें, किसी आम व्यक्ति के ऊपर जारी नहीं की जा सकती, याद रखना। जबकि ये सरकारी और गैर सरकारी जो आपके लोक सेवक हैं उन पे जारी की जा सकती है। और अधिकार परिचय यदि आप अपने बिना हकदार के किसी पद को धारण कर लिया तब आती है। उत्प्रेषण यदि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे दिया है तब ये उत्प्रेषण मिलती है आपको, तब ये उत्प्रेषण जारी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो। हाँ, निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारत के संविधान के अनुसार युक्तियुक्त प्रतिबंध वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाए गए हैं? बताओ। देखो, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है वो 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आपको, है ना। धरना प्रदर्शन करने की दी गई है, संगठन बनाने की है, सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, निर्बाध रूप से भारत में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, व्यापार करने की है, निवास करने की, ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन उन स्वतंत्रताओं का आप मिसयूज ना करो, इसलिए आपके ऊपर है उन पे प्रतिबंध भी दिए गए हैं। अब पहली जो आपकी स्वतंत्रता है, आपके वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं 19(2) के अंतर्गत, और ये प्रतिबंध है 8। उन 8 में से ये इसलिए डीप क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि पिछले दिनों एक एग्जाम के अंतर्गत आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो बताओ, तो ये 8 प्रकार की हैं। तो ये वैसे सभी हैं, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ ये कौन कौन सी हैं। देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है वो 19(1) में 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं वर्णित है, और 1(1) के अंतर्गत वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19(2) में इसके ऊपर जो कौन कौन से प्रतिबंध हैं उनका उल्लेख है। 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं। और ये क्वेश्चन इसमें भी बहुत डीप पूछा था आरपीएससी ने कि लोक व्यवस्था बिगाड़ने के ऊपर आप वो उसकी स्वतंत्रता छीन सकते हैं बोलने की, अपराध उद्दीपन होने पर, विदेशी राज्य के साथ कोई अपन ने रिश्ता कर रखा और उस पर किसी ने विवादित कमेंट कर दिया तो उसके बोलने की स्वतंत्रता सुन सकते हैं। ये सारा का सारा तो जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा, और भारत की संप्रभुता और अखंडता वाला जोड़ा गया था 16वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में। राज्य की सुरक्षा हेतु आप किसी व्यक्ति की सुरक्षा वाक और अभिव्यक्ति को छीन सकते हैं। न्यायिक अवमानना आप कर दो, किसी की मान हानि कर दो, कुछ भी बोल दो आप किसी को, जैसे केजरीवाल जी ने पहले जोश में आकर है वो सबको है वो कुछ ना कुछ आरोप लगा दिए, फिर सिद्ध नहीं कर पाए तो मान हानि का मुकदमा हुआ, और फिर है वो सशर्त आपको माफी मांगनी पड़ती है। शिष्टाचार और सदाचार यानी समाज है उसमें हारमोनी बनी रहे, इसके लिए भी है वो वाक और अभिव्यक्ति के ऊपर स्वतंत्र लगा सकता है न्यायालय, सरकार। हाँ, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताओ। हाँ, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनको कब छीना जा सकता है? छीना जा सकता है आपातकाल में, उसको निलंबित की जा सकती है। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बताइए। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? 358 आपका। देखो, मैंने इसमें पूरा लिखा है कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन हो सकता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 358 व 59 राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं कि मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। ये पहली बात तो अपना ये है, क्वेश्चन तो यहाँ हो गया खत्म। राष्ट्रीय जो आपातकाल है केवल युद्ध हो गया, आपका बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह की दिशा में अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार स्वतः ही क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। ये तो अपना क्वेश्चन था। इस कारण राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आंतरिक अशांति के स्थान के ऊपर है वो सशस्त्र शब्द, ये जोड़ दिया आपको पता ही होगा। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत है वो उपबंधित है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कारण से लागू हो तो राष्ट्रपति एक पृथक घोषणा के माध्यम से एक या अधिक मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। तो 358 में तो स्वतः निलंबित हो सकते हैं और 359 में अन्यों के लिए प्रावधान है, परंतु 20 व 21 है वो दिए गए अधिकार किसी भी दिशा में वापस निलंबित नहीं किए जा सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वह है 20 और 21 हो गया आपका। हाँ, कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता क्योंकि व्यक्ति विशेष के हित हेतु हैं। ये भी अच्छी लाइन है वैसे, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा इनसे? हाँ, अगला क्वेश्चन है अप्सपा जो आपका है आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से? बताइए। पहला है 32, फिर है 33, 34 और 35। बताओ कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही सा आंसर क्या है? 34। देखो क्या है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद को भारतीय संविधान ने शक्ति बनाई है कि किसी भी क्षेत्र में आप वो शांति बनाने के लिए एक्ट बना सकते हो, और एक्ट बनाकर उस क्षेत्र का कंट्रोल आप आर्मी वगैरह को दे सकते हैं। और उसके तहत सरकार ने एक एक्ट बना रखा है
आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये जब एक्ट किसी क्षेत्र में लग जाता है तो उस क्षेत्र की सारी शक्तियां सेना के पास आ जाती है। सेना उस क्षेत्र में कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि यदि किसी व्यक्ति पे शक हो तो उसको गोली भी मार सकती है। आपने देखा होगा मणिपुर के अंतर्गत एक महिला का नाम मैं भूल रहा हूँ, शर्मिला ऐसा कुछ थी, उसने इसका काफी विरोध किया था क्योंकि कई ऐसे मामले आए उसमें वो सेना इसका दुरुपयोग करने के ऊपर कई मामलों में सेना पे आरोप लगे थे कि वो दुरुपयोग कर रही है। तो ये 34 के अंतर्गत इसका उल्लेख है, याद रखना। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस समूह का संबंध है वो अनुच्छेद 35 से है, बताओ। ये एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि आरपीएससी आजकल है वो इसलिए पूछा गया है ताकि आप थोड़ा सा आइडिया वगैरह लगा सकें, है ना। बाकी मौलिक संविधान जब पढ़ोगे आपको तब भी आएगा ये क्वेश्चन है वो। और हालांकि हमने बुकलेट के अंदर काफी अच्छा ट्राई किया है डालने का, तो आपने इसको किया होगा। तो बताओ इसमें कौन सा है आपका अनुच्छेद 35 का संबंध किससे है? तो मैंने इसमें सीधा ही डाल दिया, आपके देख लो आप थोड़ा सा इसके अंतर्गत। जो 35 है इस भाग के अंतर्गत 3 के अनुबंधों के प्रभावी करने के लिए, हाँ क्या है, अनुच्छेद 35 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, छोड़ो इसको लाइन को, 35(1) में है कि संसद को शक्ति होगी कि किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। यानी इस मामलों में संसद को तो शक्ति है लेकिन किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं है। इन अनुच्छेदों के तहत संसद कानून बना सकती है। एक तो अनुच्छेद 16 है, एक 32 है आपका, एक 33 है, एक 34 है। ठीक है, तो 16, 32, 33, 34 इसका सही ऑप्शन देख लो आप, इसमें कौन सा है? हाँ यही था ना, हाँ 16, 32, 33, 34। तो एकदम फैक्चुअल है, यदि आपने पढ़ा है तब तो आपका हो जाएगा, बाकी आप इसमें फेंक नहीं सकते, थोड़ा सा निकट है मामला। तो ये अपन ने इनके क्वेश्चन कर लिए। अगले वीडियो के अंतर्गत अब अपन है वो क्वेश्चन कर लेंगे उसके किस टॉपिक के, आपका जो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व हैं और अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं आपके 25-30 क्वेश्चन, उनको अगले वीडियो में ले लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए मस्त, नया मैटर मत पढ़ना, बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।